हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक डिटेल स्ट्रेटेजी। जी हाँ दोस्तों, डिटेल स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ जिसके अंदर हम लोग मैथ्स के पेपर को डिकोड करेंगे। जी हाँ बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वाले वीडियो में कि कैसे आप 3 आवर्स का पेपर 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स में आप कंप्लीट करके रिमेनिंग 30 मिनट्स आप अपना पेपर को रिव्यू कर सकते हो और प्रेजेंटेशन के जरिए और मार्क्स में प्लस 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 कर सकते हो। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आज ही चेक करिए और वो वीडियो भी आप पूरा देख लीजिए, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कैसे ये पॉसिबल है। और इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चलने वाला है कि आप कैसे सेक्शन डी में कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आप अपना मैक्सिमम टाइम बचा सकते हैं, नॉट ओनली इन सेक्शन डी बट ऑल्सो इन सेक्शन सी एंड ऑल्सो इन सेक्शन बी। तो उस बेसिस में मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप आइए सेक्शन डी के अंदर कि कौन कौन से लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन डी में टोटल में आपको एनी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ईच कैरी 4 मार्क्स एंड इट विल बी वेटेड 20 मार्क्स। ठीक है जी। तो ये रहा आपका पेपर जो मार्च 2025 में आया था। आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे हो पेपर को। अभी इसमें सेक्शन डी में आ जाइए। सेक्शन डी, तो सबसे पहली बात, ये कौन सा पेपर है सर? मैं आपको बताता चलूं सर, ये जो है ना वो बेसिक मैथ का पेपर है। कौन सा पेपर है बेटा? बेसिक मैथ का। तो बेसिक मैथ के जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी क्वालिटीज क्या होगी और उन्होंने बेसिक मैथ क्यों लिया है? उन्होंने बेसिक मैथ लिया होगा जस्ट बिकॉज दे आर वीक इन मैथ, है ना। उनको मैथ्स में वीक है और उनको प्रॉब्लम है। सेकेंड थिंग, उनको शायद कॉमर्स और आर्ट्स लेना है, साइंस की तरफ जाना नहीं है। तो उनको क्या करना चाहिए? ठीक है जी, आपको पूरी दुनिया बताएगी कि सर आप है ना स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, लेकिन इधर आइए, मैं आपको एक अलग एंगल दिखाता हूँ, एक अलग व्यू दिखाता हूँ कि नहीं बेटा, स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करके भी आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि सर उनको सब समझ में आता है, उनको फॉर्मूलाज में याद हो गया, लेकिन जब भी वो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस करने लगते हैं, स्टार्टिंग तो अच्छा करते हैं लेकिन एंड के टाइम पे उनका आंसर रॉन्ग आता है, या डिवीजन में मिस्टेक कर देंगे, या मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक कर देंगे, या टेबल्स वगैरह में अज्यूमिंग में मिस्टेक कर देंगे, डायरेक्ट मेथड में मिस्टेक कर देंगे। तो इस मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए हमारे पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप वो मिस्टेक्स को ना करते हुए बाकी दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्यों हमको ये रिस्क लेना है? क्योंकि हम बेसिक मैथ के बच्चे हैं और हमको इतना टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। उसमें भी कुछ क्वेश्चंस, अगर स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस, अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले XY वाले क्वेश्चंस आ गए तो वो और ज़्यादा लेंथी बन जाएगा। तो कैसे करेंगे बच्चे अटेम्प्ट? ठीक है ना। तो हमको स्मार्ट वर्क करना है, डोंकी वर्क नहीं करना। तो आइए हम स्मार्ट वर्क करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नहीं नॉट ओनली मैं सिर्फ आप लोगों को बता दूंगा ऊपर से, मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि कैसे ये सब क्वेश्चंस आपके टाइम सेव करेंगे। जी हाँ, आप सबको पता है कि क्वेश्चन नंबर 47 वो क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जी हाँ, तो ये थ्योरम की तो आपने प्रैक्टिस करी ही होगी। जैसे ही एग्जाम में ये वाला थ्योरम आएगा, आप फटाफट सेक्शन डी में सबसे पहला क्वेश्चन यही लिख देंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एंड सेकंड वन इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दोनों थ्योरम का कन्वर्स। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन 47 नंबर का, फिर 48 नंबर। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दे दूं कि बेटा ये जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स ओनली है ना, इसको आप अटेम्प्ट नहीं करिएगा। आप नॉर्मल बच्चे हो, आप ब्लाइंड स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करना, भले ही वो कितना इजी हो। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जो इजी क्वेश्चन होने की वजह से ब्लाइंड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते और फिर उनके मार्क्स चले जाते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ब्लाइंड क्वेश्चंस नीचे होंगे, आप इसको अटेम्प्ट नहीं करना, ये आपके लिए नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 47 आपने ट्रायंगल चैप्टर से करा, जिसको बोलेंगे थ्योरम्स करने हैं, उसके ऊपर कन्वर्स वाला थ्योरम भी करना है। क्वेश्चन नंबर ट्रायंगल चैप्टर के अंदर कुछ इजी क्वेश्चंस भी है जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। मैं क्या समझता हूं, स्ट्रेटेजी तो वही हो ना जो स्मार्ट वर्क हो।
अगर मुझे 15 क्वेश्चन करने पड़े और 15 क्वेश्चंस में से मुझे 2 क्वेश्चन आने वाला है, वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर आप मुझे बताइए मुझे 4 क्वेश्चन करना पड़े उसमें से 2 क्वेश्चन आए? सीरियसली आप सब मेरी बात से सहमत होंगे, सर 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके सिर्फ 2 क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा, उससे अच्छा मैं 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं और वो 2 क्वेश्चन एग्जाम में आए, ताकि मैं ज़्यादा बेनिफिट में रहूंगा। तो वैसा ये ट्रायंगल चैप्टर है, क्वेश्चंस लिमिटेड है, आप ये इजी क्वेश्चंस इजीली चुटकी में कर सकते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, चुटकी में मिनटों में आंसर आ जाएगा, 3 मिनट्स में आंसर आ जाएगा। तो आप क्यों बड़े क्वेश्चंस की ओर जाना? तो आप इसकी प्रैक्टिस मेरे साथ ही कर लीजिए, मैं आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है जी। तो आपको ट्रायंगल के जितने भी लॉजिकल और सिंपल सम्स होंगे वो सब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कौन कौन से वीडियोस की, कौन कौन से चैप्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें 48 नंबर में ऐसा सिंपल वाला क्वेश्चन है और एक गर्ल वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो आपने 47 और 48 देख लिया, 47 तो हम लोग श्योर अटेम्प्ट करेंगे, 48 भी अटेम्प्ट करना चाहिए, हमको प्रिपरेशन भी कर लेनी चाहिए। उसके बाद अभी तक हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस है, जी हाँ दोस्तों, प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 53 एंड क्वेश्चन नंबर 54। 53 भी प्रोबेबिलिटी का है, 54 भी प्रोबेबिलिटी का, जो कि हमारा टाइम सेव करेगा। तो आप समझ गए, हमको ट्रायंगल चैप्टर को अटेम्प्ट करना चाहिए, हमको प्रोबेबिलिटी चैप्टर से दोस्ती बनानी चाहिए। बेसिक मैथ वालों, आप लोगों को कह रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि आप स्टैटिस्टिक्स चैप्टर छोड़ दो, ना ना, मैंने ऐसा नहीं बोला कि आप स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को लीव करो। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि सेक्शन डी के अंदर मैं स्टैटिस्टिक्स के बिना भी, स्टैटिस्टिक्स का रिस्क लिए बिना भी मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं और पूरे मार्क्स ला सकता हूं, ठीक है जी। तो आपने ये प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करिए और उसके बाद 2 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो और टाइम भी बचेगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और कर लिए तो हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए और सिर्फ 1 क्वेश्चन बाकी है। लेकिन फिर भी आप कहीं मत जाइए, अभी भी 2 क्वेश्चंस पेंडिंग है, एक है एपी का क्वेश्चन और एक है चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 4 में आप मानोगे नहीं, चैप्टर नंबर 4 में जस्ट 5 से 6 प्रॉब्लम क्वेश्चंस है, 5 to 6 प्रॉब्लम क्वेश्चंस ओनली। अगर मैं 5 to 6 प्रॉब्लम क्वेश्चंस कर लेता हूं, कितना भी डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी प्रॉब्लम सम्स है। जस्ट आपको देखना है, इक्वेशन बनाना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। मिडिल टर्म और एक्स की वैल्यू तो हम लोग सेक्शन बी में भी निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप मेरी बात को जरा नोट करिए कि सर जो बोल रहे सही बोल, मैं आप लोगों के फायदे के लिए बोल रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 49 जो कि चैप्टर नंबर 4 का है, वहां पे जस्ट 5 to 6 क्वेश्चन मैक्सिमम है, जिसको मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा। आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो 5 to 6 क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा, आप अभी सॉल्व कर लेना एक बार और उसके बाद एग्जामिनेशन के पहले एक बार जस्ट फास्ट फॉरवर्ड वे में एक बार देख लेना, अगर भूल जाओ तो, और आपका डन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा था, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। जो स्टैटिस्टिक्स में 10 मिनट लगता, इसके अंदर जस्ट 5 मिनट्स में आपका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हो इसके अंदर कोई इनोवेशंस नहीं है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस के अंदर लेंथी बना के क्या कर रहे हैं, इनोवेशंस वो लोग कर रहे हैं, अननेसेसरी क्वेश्चंस को लेंथी बना के बच्चों को क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन इस स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन के पीछे सबसे बड़ा रिस्क क्या है सर? सबसे बड़ा रिस्क है कि आंसर का रॉन्ग जाना। आपने इनिशियली 8 मिनट मेहनत कर ली, 8 मिनट मेहनत करने के बाद लास्ट के 2 मिनट में आपने आंसर निकालने की कोशिश की, आंसर आ नहीं रहा है, या आंसर आ रहा है तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, उसके बाद देखो बेटा एपी, तो एपी के भी कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी है, उस क्वेश्चंस को भी आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, उस क्वेश्चन में से क्वेश्चन आ जाएगा तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। एपी में तो 2 ही फॉर्मूलाज है, एसएन का फॉर्मूला है, टीएन का फॉर्मूला है। आपको जस्ट प्रॉब्लम हमको समझ के देखना है कि ये एसएन का क्वेश्चन है, टीएन का क्वेश्चन है, और आप उसको इंप्लीमेंट करोगे तो आपसे सॉल्व हो जाएगा, गारंटी हो जाएगा। तो आप समझ गए ईजीनेस कि सर सेक्शन डी में आपने तो सही फरमाया कि सेक्शन डी के अंदर हम लोग अभी तक सोचते थे कि स्टैटिस्टिक्स, लेकिन नहीं, आप चैप्टर नंबर 7 को प्रिपेयर करिए अच्छे से, जिसके अंदर एक थियरम आएगा और एक सम आएगा। और सम जो है ए वन एंड ओनली एकदम लिमिटेड क्वांटिटी में, जिसको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और आप सॉल्व करके जाना, उसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी। फिर सेक्शन डी के बाद सेक्शन
सेक्शन चैप्टर नंबर 7 के बाद चैप्टर नंबर 4, जिसमें भी मैंने आपको बताया सिर्फ मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चंस होंगे जिसको मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, और आप मेरे साथ प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम के में जाके वो वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर 5 के अंदर तो सर वही चीज़ है, TN और SN के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप समझो यहाँ पे 2 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन, स्टेट प्रोबेबिलिटी के भी 2 क्वेश्चन है। हम लोग ने बहुत सारा मार्जिन क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ये सारे चैप्टर्स मेरे साथ कर लोगे तो आपको अननेसेसरी पैनिक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अननेसेसरी आपको स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन, लंबे लंबे क्वेश्चंस, बार बार कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बेसिक के स्टूडेंट्स हो। आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं, डोंकी वर्क नहीं। ठीक है बेटा, आप सेक्शन डी समझ गए। जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वाले वीडियो में, आप प्लीज वो जाके वीडियो एक बार चेक कर लेना। सेक्शन डी आपको मैक्सिमम 40 मिनट्स के अंदर कवर करना है, तो आप इस तरह से 40 मिनट्स के अंदर कवर कर लेंगे। मैं आपको चैप्टर नंबर 4 का भी डेडिकेटेड वीडियो सेक्शन डी के रिलेटेड बताऊंगा, एंड चैप्टर 5 का भी डेडिकेटेड वीडियो बताऊंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, जिनको जिनको नीड है। आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड सर्कल में अपने 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो सेक्शन डी आपका समझ में आ गया। अभी तक हमने स्टैटिस्टिक्स को टच ही नहीं करा, अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी इसको भी टच नहीं करा। डिस्क्लेमर, लेकिन मैंने ऐसा बोला नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर को हमको इग्नोर करना है ना, ऐसा नहीं बोला मैंने। सेक्शन डी के पर्पस के लिए बता रहा हूँ। अननेसेसरी ऐसे प्रॉब्लम्स हमको करने की जरूरत नहीं है जहां पे हमारा टाइम वेस्ट हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। जी हाँ, और अगर आपको ये 49 और 50 में से कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी, आ जाइए आप सेक्शन सी के अंदर। जी हाँ बेटा, सेक्शन सी में आइए। सेक्शन सी, सेक्शन डी आपको मैंने समझा दिया कैसे आप 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर प्रोबेबिलिटी। सेक्शन सी में आइए बेटा, जिसके अंदर आपको एनी 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। जी हाँ, एनी क्वेश्चंस 6 क्वेश्चन 18 मार्क्स। आइए आपको सेक्शन सी के सफर पे ले चलता हूं। सेक्शन सी, जी हाँ, सेक्शन सी में आइए तो सबसे 38 और 39 जो क्वेश्चन दिखेगा वो चैप्टर नंबर 3 का होगा। चैप्टर नंबर 3 में ये जो क्वेश्चन है वो तो प्लेन क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है वो प्रॉब्लम क्वेश्चन है। अगर आपकी डिमांड रहेगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आप मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज करके बताएंगे, तो आपके लिए मैं चैप्टर नंबर 3 के भी वीडियोस, डेडिकेटेड वीडियोस रिलेटेड टू प्रॉब्लम सम्स में लेके आऊँगा, जिसमें आप प्रॉब्लम सम्स इजी क्वेश्चंस भी कर लेना, टफ क्वेश्चन भी कर लेना और ऑलराउंडर बन जाना। ठीक है जी, तो चैप्टर नंबर 3 के 2 क्वेश्चन आएंगे, और आप सबका फेवरेट एपी भी आ जाएगा। तो एपी तो आपने वहाँ पे भी कवर करा है, TN और SN का फॉर्मूला लगाना है, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स के 2 क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट्स के, जो कि लेंथी है। ये लेंथी क्वेश्चन है। देखिए ना, 4 इक्वल पार्ट्स अगर आपने प्रैक्टिस किए तो आप मेरे बात से सहमत रहेंगे कि ये दोनों लेंथी क्वेश्चन है, और ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है। ये तीनों 40, 38, 39 और 40 शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये दोनों लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपको मैक्सिमम टाइम बचाना है। फिर उसके बाद हमने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, अभी भी 3 क्वेश्चंस करना बाकी है। ब्लाइंड पीपल वाले क्वेश्चन को तो छोड़ दो। हाँ, एक चीज़ है, अगर प्रूफ डेट आप करके जाओ, थियरम्स आपको करके जाना सर्कल के अंदर, अगर वो आता है तो आप बेफिजुल दूसरे क्वेश्चंस के करने से अलावा आप थियरम कर लीजिए, क्योंकि उसके आंसर्स आप पहले से जानते हैं, उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है जी, तो थियरम अटेम्प्ट कर लेंगे सर्कल का। और सर्कल का एक बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, जिसके अंदर हमको पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। आपने अगर पाइथागोरस फॉर्मूला आपको नहीं आता तो अभी भी मेरा वीडियो रिसेंटली मैंने अपलोड करा है, जिसके अंदर मैंने पाइथागोरस को इजीली समझा दिया है, रियल लाइफ में कनेक्ट करके समझाया, फॉर्मूला समझा दिया, मैंने फॉर्मूला को शब्दों में कन्वर्ट करके बता दिया। आप प्लीज़ वो वाला वीडियो भी आप जाके एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है ना, तो आपको भी वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद अभी हम लोग ने 3 क्वेश्चन दी, और ये 3 क्वेश्चंस और ये थियरम और ये 44 वाला भी कर लिया, तो 5 क्वेश्चंस हो गए। अभी भी हमारे पास ऑप्शन है बेटा प्रोबेबिलिटी का, और हमारे पास ऑप्शन है बेटा मोड का। तो मोड तो ऑलरेडी इजी होता है, मोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको मोड के प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, मोड और मीडियन का, जिससे आप बेसिक के बच्चे हो, आप बात को समझिए। आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं, इजी क्वेश्चंस को ढूंढ के, मतलब चुन चुन के मारना चाहिए।
तो आप मोड्स के क्वेश्चन कर लेंगे, आप 46 वाले क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर लेंगे, आपका टाइम बचेगा क्योंकि मोड के अंदर कॉलम्स ज़्यादा नहीं बनाना है, F1 F0 F2 मार्क करना है, प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है। तो समझ गए आप लोग सेक्शन सी के अंदर किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सेक्शन सी के अंदर जो एनी 6 क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन नंबर्स तो मुझे याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर जो 38, जैसे कि दो क्वेश्चन 38 एंड 39, वो चैप्टर नंबर 3 का है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 5 का एपी का, तो वो भी आप करेंगे। फिर उसके बाद आपको स्टैटिस्टिक्स का भी क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, इजी वाला प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये 3 मार्क्स का है। सर आपने तो मना करा था 4 मार्क में, मैंने मना करा था, लेकिन वो 4 मार्क का था जिसके अंदर लेंथी प्रेजेंटेशन था, इसके अंदर 3 मार्क का एक छोटा प्रेजेंटेशन होगा। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद मैंने आपको सर्कल के 2 क्वेश्चन भी बताए थे, जिसके अंदर एक थियरम रहेगा और एक इजी सा क्वेश्चन रहेगा जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी। तो देखिए 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 1 2 3 4 5 6, नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन तो हम लोग ने ऑलरेडी मार्क कर लिया है। ठीक है बेटा, तो 3 के 2 क्वेश्चन है ना, आप समझ गए ना। तो इस तरीके से आप हमेशा सेफ हैंड में रहेंगे और आपका टाइम कभी भी नहीं वेस्ट होगा। ठीक है जी, तो देखिए 1 2 3 मतलब 38 39 40 एंड 43, 1 2 3 4 5 6 7 और हमको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसके बाद ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर वो सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपको मैंने वो सारे क्वेश्चंस मार्क करवाए जो लेंथी नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन सी का पेपर आपको कवर कितने में करना है, जस्ट 50 मिनट्स के अंदर कवर करना है। जस्ट नहीं है, ये सूटेबल एकदम इनफ 50 मिनट्स, आराम से 50 मिनट्स में ये कवर हो जाएगा। ठीक है जी, आ जाइए अब सेक्शन बी के अंदर। सर सेक्शन बी जो छोटा पैकेट है, बड़ा धमाका है, सेक्शन बी के अंदर देखिए एनी 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जी दोस्तों, एनी 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे सर कौन से क्वेश्चन करना चाहिए, आप मुझे गाइड करिए। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एकदम करेक्ट बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको ये चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4 का प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहिए। चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4, ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4 का प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपका ये 3 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। चैप्टर 4 में तो देखिए ये दिया इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन, जिसका मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। यहाँ पे इनवर्स ऑफ अदर है, मतलब जीरो की डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो आपको चैप्टर नंबर 2 और 4 को प्रिपेयर करना चाहिए। 4 का जो प्रॉब्लम सम्स रहेगा वो सेक्शन डी में रहेगा। ठीक है जी, जो कि सिर्फ 5 या 6 है, लेकिन बाकी के क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। डी में तो प्रॉब्लम सम्स होंगे और डिस्क्रिमिनेंट वाला होगा, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना होगा, डेट्स इट। और यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद आप लोगों को एपी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एपी का इजी 2 क्वेश्चन है। आपने तो सेक्शन डी में भी अटेम्प्ट करने का मैंने बोला था कि उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, आप लोगों को इजी क्वेश्चन ही आएगा। और यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, तो फिर आप लोग अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो एपी के तो क्वेश्चन मस्ट है। ठीक है बेटा, तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। हमको अभी भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को साइड में रखते हैं और हम लोग अभी आ जाता है क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34। क्वेश्चन नंबर 33 जो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जिसके अंदर एक टेबल बनाना पड़ेगा आप लोगों को। 60 की, 45 की, 90 की वैल्यू चाहिए, उस तो आप लोगों को आता ही होगा, जस्ट आपको वैल्यू पुट कर देना और आंसर आ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस जैसा ही क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला क्वेश्चन आया तो आप क्यों छोड़ेंगे, इजी क्वेश्चन है, लिमिटेड टाइम में हो जाएगा, मैक्सिमम टाइम क्या होगा आपका, सेविंग्स होगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर क्वेश्चन है। 99% बच्चे क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को छोड़ के जाएंगे। उनका रीजन क्या होगा कि सर ये तो 2 मार्क का वेटेज है। अगर मुझसे पूछो कि बेटा ये 2 मार्क का वेटेज है, दैट मीन्स ये इजी क्वेश्चन में आएगा सेक्शन डी में। ठीक है जी, तो सेक्शन बी में आएगा। तो अगर इजी क्वेश्चन के अंदर आएगा तो फिर हमको तो प्रैक्टिस कर लेना चाहिए इजी क्वेश्चन का। और ये जो क्वेश्चन नंबर 34 है वो क्वेश्चन नंबर 33 को बिलोंग करता है, इजी क्वेश्चन से।
ठीक है बेटा, तो आप इस चीज़ को समझिए, एक तीर से दो निशाना, तो आप इसको भी प्रिपेयर कर लेंगे और यह तो आपको आता ही है, तो दोनों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आइए, आपको तो क्वेश्चन दिखने ही वाला है मोड का, तो मोड के क्वेश्चंस तो आप लोग को प्रैक्टिस करना ही है, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन, और फिर जो लिमिटेड टाइम के अंदर सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ रेडीमेड दिया हुआ है, आपको वैल्यू पुट करना है, फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। एंड देन आफ्टर 35 एंड 36 सरफेस एरिया वॉल्यूम का चैप्टर है, सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन आएंगे, एसएवी के क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होंगे। तो अगर अभी तक आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को टच भी नहीं करा, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी आपको डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला का प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन सेक्शन फार्मूला में भी लास्ट के 6-7 क्वेश्चन नहीं, 5 to 6 क्वेश्चन है, उसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको उसकी भी वीडियो की नीड है, तो मैं उसके लिए भी आपके लिए आप सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो सेक्शन बी भी मैंने डेडिकेटेड आपको समझा दिए कौन कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर नंबर 2 करना चाहिए, 4 करना चाहिए, 5 इजी क्वेश्चंस आएंगे, फिर स्टैटिस्टिक्स का इजी क्वेश्चन आएगा, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इजी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है जी। ऐसे भी सरफेस एरिया वॉल्यूम के भी इजी क्वेश्चंस आएंगे। ये सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, जिसमें नो रिस्क रहेगा, आप अच्छे से आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस, हमको तो 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, फिर भी हमने कितने सारे क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कर लिया, उसमें भी आपको कोई क्वेश्चन टफ डिफिकल्ट लगता है या ऐसा लगता है कि नहीं ये आउट ऑफ बॉक्स है, मेरे को नहीं आ रहा, तो उसको लीव करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और जो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात की, उसको भी आप मिनिमम चीज़ तो प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, ठीक है बेटा। तो आप अगर मेरे इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, विद इन टाइम लिमिट फिनिश होगा, प्रैक्टिस अच्छा होगा, और 100 में से 80 में से आपका 78 to 80 मार्क्स तो बिल्कुल आ ही सकता है। 80 out of 80 आप स्कोर कर सकते हो, पॉसिबल है बेटा, पॉसिबल है। बच्चों ने स्कोर किया है 80 out of 80, आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपने 30 मिनट्स आपके बच जाएंगे। 30 मिनट्स बच जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आपके पूरे पेपर को रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको नेक्स्ट सॉल्व कर देंगे। और पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा करना, क्योंकि एग्जामिनर आपको नहीं जानता, आपका पेपर जानता है। आपका पेपर देखेगा और वो डिसाइड करेगा कि इसके पीछे वाला बंदा कैसा है, और उस हिसाब से मार्क्स देगा। सी यू सून, अगेन मिलेंगे हम सब, और मैं इसके जो मैंने बोला है कि वो डिटेल क्वेश्चन मैं आपको शेयर करूंगा। ये तो था बेसिक का डिटेल स्ट्रेटेजी। वेरी सून मैं स्टैंडर्ड का भी डिटेल स्ट्रेटेजी लेके आऊँगा, और उनको भी मैं नसीहत दूंगा, उनको भी मैं समझाऊंगा कि किस किस तरीके से वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें उनका टाइम सेव। ठीक है जी, सी यू सून, टाटा बाय बाय। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। सी यू।